इकबाल अमान डेरा प्रॉपर्टी से हाजिर खिदमत है। आज हमने सोचा है कि सवाल जवाब का एक सेशन किया जाए कि सवाल होते हैं वीडियोस पर, तो उस पे भी एक वीडियो बनाई जाए। सबसे पहला सवाल जो मुझे मौसूल हुआ है वो है कि मैंने एक आदमी को 4 माह के टाइम पर एक प्लाट दिया 18 लाख रुपए पर। अब वो बंदा बहाने कर रहा है। अब इस सवाल में तफसील नहीं है कि उसने पूछा है कि पुलिस में भी मैंने एप्लीकेशन दी है लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो मैं कौन सी रिट पटिशन करूं कि मुझे ये पैसे मिलें। इसमें अब तफसील नहीं है कि कितने पैसे वो दे चुका है, आपका जो एग्रीमेंट टू सेल है वो 4 माह के पर कितना टाइम गुजर चुका है या अभी बाकी है, कितने एडवांस दिए, कितने नहीं दिए, कब्ज़ा आपने दे दिया है या नहीं दिया। तो ये सवालात बीच में शामिल होते तो मालूम होता। अगर आपने कब्ज़ा दिया हुआ है तो ये आपने सबसे बड़ी गलती की हुई है कि जब भी एग्रीमेंट टू सेल करें तो मेरी वीडियोस मौजूद हैं इस पर कि सेल करते वक्त आपको किन बातों का ख्याल करना है। उसमें एक ये थी कि आपने कब्ज़ा किसी भी सूरत में नहीं देना। अब रह गया, आपने कहा कि रिट पटिशन, ये इस पर रिट नहीं होती, इस पर एक सिविल सूट होगा कि अपने वो मुआहदा जो है उसको मुकम्मल करे। ये अर्ज़ नवीसों को जब आप जाते हैं लिखते हैं ये दावे जो, वो सारा कुछ आपको बता देंगे और फिर आप वकील को दिखा दीजिए। इस पे एक सिविल सूट होगा कि वो अपने जो मुआहदा आपने उसके साथ किया है उसकी तकमील करे और बकाया पैसे दे। तो ये इसी तरह मुमकिन होगा। सिविल कोर्ट में आप जाएंगे, एक दावा दायर करेंगे, उससे पहले एक वकील के ज़रिए आप नोटिस भी भिजवा सकते हैं उसको, ताकि उसको पता चल जाए कि आप उस पर केस करने वाले हैं। हो सकता है वो आपके साथ बैठ जाए। बसूरत दीगर आपने कब्ज़ा नहीं दिया तो आपको कोई नुकसान नहीं है, नुकसान उसको है क्योंकि उसने जितने भी पैसे आपको 18 लाख में से दिए हैं उसके फंसे पड़े हैं। आप प्लाट आपके पास है। हाँ, ये है कि आपका वो जो प्लाट है वो आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप सेल करेंगे तो उसने उस पर स्टे ले लेना है, केस कर देना है कि जी इसका मेरे साथ मुआहदा हुआ पड़ा है, ये नहीं बेच सकता। तो सवाल करते वक्त भी अगर थोड़ी सी तफसील दे दिया करें तो जवाब देने में आसानी होगी। बस आप एक सूट करेंगे जिससे आपका ये मुकदमा चल पड़ेगा। और ये एक असाबी जंग है हमारे यहाँ पाकिस्तान में कि चल सो चल, फिर कितने साल लगते हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। अब दूसरा सवाल मोहम्मद अब्दुल्ला का है कि एक घर ख़रीदा है, अभी उस पर कोई मुकदमा भी नहीं हुआ, सिर्फ एक नोटिस मिला है। तो कहता है कि अभी क्या मैं उसको बीवी के नाम पे हक महर में लिख दूं तो शुफे से महफूज हो जा सकता है। तो भाई इस सिलसिले में गुजारिश है कि आपको जब एक नोटिस मिल गया तो समझ लें आप पर केस होने जा रहा है, क्योंकि नोटिस दिया इसलिए जाता है शुफे का कि उसने आप पर अपना दावा दायर कर दिया है कि जी मैं इस प्लाट का या घर का मैं भी जो है हकदार हूँ, मुझे भी दिया जाए, मैं शुफे का हक रखता हूँ। अब इसके बाद अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं नोटिस के बाद तो ज़ाहिर है डेट और होगी जो बाद में की गई है उस नोटिस के, तो लिहाजा अब इसके लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें। अब ये कार्रवाई नहीं हो सकती कि हक महर में दिया गया जो घर है वो आप महफूज कर लें इस तरीके से। ये पहले अगर ये कार्रवाई आप कर लेते कि ये सेल नहीं है, ये हक महर में दिया गया है, तो फिर ये महफूज हो सकता था। फ़िलहाल आप उस नोटिस का जो है वो आपको आ गया है, उसके बाद उसने केस करना हुआ तो केस करेगा। अगर वो थ्रेट करना चाहता है और आपसे कुछ पैसे वसूल करना चाहते हैं जो तरीक़ाकार है लोगों का ब्लैकमेलिंग का, तो फिर उसका इंतज़ार करें या उससे बात करें ताकि इस मसले से आप आउट ऑफ द कोर्ट जान छुड़ा सकें। तीसरा जो सवाल है वो रोशन खान का सवाल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए मुख्तियारनामा कैसे भेज सकते हैं। तो मेरे भाई इस पे तो वो वीडियो बड़ी मुकम्मल है, हर चीज़ उसमें बयान की गई है कि यहाँ से आप तैयार करवाएंगे। जो हमारे यहाँ इस केपी में तरीक़ाकार है कि यहाँ से भेजें कुरियर के ज़रिए, वहाँ से वो एम्बेसी के ज़रिए जो है ना उस पर 2 गवाह तस्वीरें सारा कुछ करके करवाएगा, उनके सामने वो स्टैम्प्स लगाएंगे, फिर वो वापस आपको आएगा मुख्तियारनामा। चाहे एक है चाहे 2 बंदों को देना है तो दोनों के नाम लिखे जाएंगे। तो उसके बाद फिर आपने फ़ॉरेन ऑफिस जाना है, वहाँ तैयार टेस्ट करवाना है, एडहेसिव स्टैम्प्स लगानी है। तो ये सारा प्रोसीजर उसमें लिखा हुआ है। तो उसके बाद मुख्तियारनामा आपको मिल जाएगा, उस पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जो भी कुछ आप करना चाहें। और चौथा सवाल है हमज़ा का कि अर्ज़ नवीस और वसीका नवीस में कैसे पता चलेगा कि अर्ज़ नवीस है और ये वसीका नवीस है। भाई ये तो बात ये है कि इसका कोई ख़ास
کوئی نشان نہیں ہے، لوگوں نے لکھا ہوتا ہے، بورڈ لگائے ہوتے ہیں کہ عرض نویس، وسیقہ نویس، دونوں بھی لگائے ہوتے ہیں، ایک بھی لگایا ہوتا ہے، تو وہ پڑھ کے آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ بس دوسرے طریقے سے آپ اس سے لائسنس طلب کر سکتے ہیں کہ اس کا ان کو لائسنس ملتا ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جی آپ کو کس چیز کا لائسنس ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے پوچھ لیں کہ آپ عرض نویس ہیں یا وسیقہ نویس ہیں، ویری سمپل۔ تو کام سارے کر رہے ہیں، نہیں آگے کوئی اعتراض کرتا ہے کہ یہ تو وسیقہ نویس کا کام تھا، اپلیکیشن آپ کو اس نے کیوں لکھ دی کورٹ کے لیے، تو عرض نویس کا کام تھا، آپ کو وسیقہ نویس نے کیوں لکھ دی ہے، تو یہ کوئی اعتراض نہیں کرتا یہاں پہ کہ جی یہ وہاں سے لکھوانا تھا یا وہاں سے لکھوانا تھا۔ جیسے اب بعض لوگ آنکھوں کا میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو آس پاس بیٹھے ہوئے MBBS کو دکھا کے پین کلرز لے لیتے ہیں، تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یار آنکھوں والے ڈاکٹر کو دکھانا تھا۔ تو اسی طرح یہاں بھی یہ گڑبڑ کام چل رہا ہے، فرق کا پتہ نہیں چلتا، کسی نے بورڈ لگایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ پوچھ بھی لیں، اور مسئلہ نہیں ہے۔ لائسنس طلب کریں گے تو وہ ظاہر ہے ناراض ہوگا کہ یہاں بہت سارے بغیر لائسنس کے بھی یہ سارا کام چلا رہے ہیں۔ تو امید ہے آج اتنے سوال شامل کیے ہم نے، آپ کو تھوڑا بہت جو جواب تسلی بخش میں دے سکتا تھا میں نے دیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ملاقات ہوگی، اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔